हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अरविंद मौर्य आपका अपने यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 3 वैद्युत रसायन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है, और इनके आने के चांसेस भी अधिक हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए, इसको देख लेते हैं पहले। तो पहला क्वेश्चन है रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं, ठीक है, और दूसरा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण तथा उपयोग लिखिए। उसके बाद है कोलराउस का नियम क्या है, इस नियम द्वारा दुर्बल विद्युत अपघट्ट के वियोजन कोट की गणना किस प्रकार करते हैं, ठीक है। अगला है चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व, तुल्यांकी चालकता से आप क्या समझते हैं। उसके बाद है इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव तथा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव से आप क्या समझते हैं। और इसी में एक क्वेश्चन और पूछ लेता है इलेक्ट्रोड विभव से कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का सचित्र वर्णन कीजिए या फिर अर्धशेल का सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है। तो उसमें भी हम लोग मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को बना देंगे, हो जाएगा, उसको भी आप अच्छे से देख लेंगे। उसके बाद नष्ट समीकरण पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो इस पर अभी हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम क्या है और विद्युत लेपन को उदाहरण द्वारा समझाइए, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन है। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो 30% में रिड्यूस किए गए हैं, लेकिन यदि मान लीजिए पेपर से पेपर बनाया जा रहा है तो उसके आने के चांसेस अधिक होते हैं, ठीक है, कि जो बार बार पूछा जाता है वो क्वेश्चन आ जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग एक बार अच्छे से सबको देख लेंगे, टोटल जितना भी क्वेश्चन है। उसके बाद महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न, उसको हम लोग अभी देखने वाले हैं। और यहाँ से देखिए जो रेडॉक्स विभव, जैसे मान लीजिए रेडॉक्स विभव की बात करते हैं तो इसमें क्या कि जैसे मान लीजिए किसी सेल में जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया हो रहा हो, ठीक है, तो ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया होने पर धातु तथा विलयन के आयनों के बीच में, ठीक है, आयनों के मध्य में जो विभवांतर स्थापित होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स विभव कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जैसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी की बात करें तो जैसे मान लीजिए कुछ धातुओं या अधातुओं या फिर कह सकते हैं धातु तथा अधातु के मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। और इसके कुछ उपयोग हैं और लक्षण भी देने हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि विद्युत रासायनिक श्रेणी से हम लोग तत्वों की क्रियाशीलता के बारे में पता करते हैं, ठीक है, कि कौन अधिक क्रियाशील है कौन कम क्रियाशील है। उसके बाद फिर हम लोग किसी सेल के बारे में उसके वैद्युत वाहक बल निकालने के लिए भी इसका यूज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद विस्थापन अपक्रिया, जैसे मान लीजिए कौन सा तत्व है जो मतलब किसी तत्व के या किसी तत्व के यौगिक से उस तत्व को विस्थापित कर देगा, क्रियाशीलता का पता चलता है, ठीक है। ये भी इसी से विद्युत रासायनिक श्रेणी से होता है कि जैसे मान लीजिए हम लोग देखें कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में यदि मान लीजिए कि सबसे अधिक ऑक्सीकरण विभव या अपचयन विभव को ले हम, तो सबसे ज़्यादा अपचयन विभव को यदि नीचे रखा गया और सबसे कम अपचयन विभव को ऊपर रखा गया, मानक अपचयन विभव को, तो जिससे लिथियम ऊपर है जिसका अधिक निगेटिव होता है और नीचे जो होगा लास्ट में जिससे एयू हो गया सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होता है। तो इस प्रकार का यदि हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या विद्युत रासायनिक श्रेणी लिए हैं तो इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी तत्व होते हैं वो अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। उसके बाद यदि मान लीजिए फिर हाइड्रोजन से ऊपर तत्वों को देखते हैं, ये सब आ जाएगा इसके लक्षण तथा उपयोग में, ठीक है, जो हम अभी भी बता रहे हैं। उसके बाद ये भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी तत्व होते हैं वो जल या फिर जलवाष्प से हाइड्रोजन को निष्कासित करते हैं, निकालते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका उपयोग और लक्षण आ जाएगा। उसके बाद है कोलराउस का नियम, और फिर जितने भी नीचे दिए गए आप लोग एक बार अच्छे से इसको देख लेंगे। कुछ खास नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, मतलब विद्या है, क्वेश्चन बैंक या अवतार या फिर नोट्स या बुक में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न पर, क्योंकि आंकिक प्रश्न अक्सर सबको टफ लगता है बच्चों को कि हाँ मतलब ये कैसे याद करें, कैसे तैयार करें। तो प्रॉब्लम क्या होता है, टफ तो नहीं होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आता कि करना क्या है इसमें, ठीक है। ऐसे कोई भी आंकिक प्रश्न आ गया, ठीक है, मान लीजिए इसमें विद्युत वाहक बल ईएमएफ निकालना है, अब समझ में नहीं आ रहा दिया क्या है, कौन सा फार्मूला लगाएंगे और निकालेंगे कैसे, तो टफ हो जाता है, बाकी टफ नहीं होता, ठीक है। तो हम लोग कुछ आंकिक प्रश्न को देख लेते हैं और उससे पहले यहाँ पर कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको देख लेते हैं जो कि बार बार एग्जाम में आते हैं। जैसे कि पहला है, मान लीजिए देखें, क्षार धातुओं ABCD के मानक अपचयन विभव क्रमशः -3.05, -1.66, -0.40 तथा 0.80 वोल्ट है। इनमें से प्रबलतम अपचायक, अब देखिए यहाँ पर पूछा गया प्रबलतम अपचायक। तो एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो ऊपर है उसका वैल्यू सबसे ज़्यादा, मतलब मानक अपचयन विभव का मान सबसे ज़्यादा निगेटिव है, तो उसका ऑक्सीकरण सबसे अच्छे से होगा, और जिसका ऑक्सीकरण जितना फास्ट होगा उतना ही प्रबलतम अपचायक होगा, क्योंकि इसका ऑक्सीकरण हुआ तो अगले का अपचयन हुआ होगा, और अगले का अपचयन इसी के कारण हुआ, इसलिए इसको क्या कहेंगे, प्रबलतम अपचायक कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है, तो देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा निगेटिव वैल्यू इसका दिया गया है और उसके बाद इसका पॉजिटिव दिया गया है, तो सबसे ज़्यादा जो निगेटिव है उसका
ऑक्सीकरण फास्ट होगा और जिसका ऑक्सीकरण सबसे अच्छे से सबसे पहले होगा वो प्रबलतम अपचायक होगा। तो इसमें से क्रमशः दिया गया तो ए बी सी डी यही होंगे, तो यहाँ से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब जिसका मानक अपचयन विभव सबसे कम, क्योंकि निगेटिव में से सबसे कम है, सबसे कम वही प्रबलतम अपचायक होता है। और एक चीज़ और, मान लीजिए यहाँ पर ये वैल्यू माइनस में दिया गया है और यहाँ क्या कह रहा है अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव, और यहाँ मानक ऑक्सीकरण विभव कह दे और ये टोटल प्लस में दे दे, तो फिर हम लोग क्या करेंगे साइन को चेंज करके मानक अपचयन विभव प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिथियम प्लस से लिथियम और Ba, ठीक है, बेरियम प्लस से बेरियम, सोडियम प्लस से सोडियम, मैग्नीशियम प्लस से मैग्नीशियम बन रहा है। ठीक है, कि मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव दिए गए क्रमशः -3.05, -2.73, -2.71 और -2.37 वोल्ट। तो सबसे प्रबलतम ऑक्सीकारक, यहाँ ऑक्सीकारक पूछ रहा है। अब देखिए जिसका सबसे अच्छे से सबसे पहले अपचयन हो जाएगा वही प्रबलतम ऑक्सीकारक कहलाएगा। तो यहाँ पर हम लोग, और ये भी पता है कि अपचयन सबसे फास्ट किसका होगा, जिसके लिए मानक अपचयन विभव का वैल्यू सबसे अधिक होगा। तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो सभी वैल्यू में देखें सभी निगेटिव हैं, तो इसका मतलब अधिक यही हो जाएगा डी। ठीक है, तो डी में क्या है Mg 2+ से Mg, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा प्रबलतम ऑक्सीकारक, क्योंकि इसका अपचयन सबसे पहले होगा, यहाँ वैल्यू के अनुसार दे रहे हैं। ठीक है, अब ये सब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से है, लेकिन इसके लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वैल्यू दिया गया है। सिर्फ इतना याद करना है और ध्यान देना है कि जिसके लिए मानक अपचयन विभव का मान सबसे अधिक होता है उसका अपचयन सबसे पहले होता है और वो प्रबलतम ऑक्सीकारक होता है। जिसका अपचयन पहले वो ऑक्सीकारक और जिसका ऑक्सीकरण पहले वो प्रबलतम अपचायक। ठीक है, तीसरे में देखते हैं किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है धातु की प्रकृति पर, विलयन के ताप पर, विलयन की मोलरता पर, इनमें से सभी, तो हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि सभी पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगला है ABCD तत्वों का मानक अपचयन विभव क्रमशः दिया गया +0.68 वोल्ट, -0.50 वोल्ट और -2.5 वोल्ट। ठीक है, तो क्या करना है उनकी अपचयन शक्ति का क्रम लिखना है, मतलब इनमें से ये वैल्यू दिया गया है तो इनमें से सबसे पहले अपचयन किसका होगा। तो देखिए सबसे पहले अपचयन किसका होता है, जिसके लिए मानक अपचयन, यदि यहाँ मानक अपचयन विभव दिया गया है तो मानक अपचयन विभव सबसे ज्यादा जिसका होगा उसका अपचयन सबसे पहले होगा। तो इसमें देखेंगे तो ये प्लस में, बाकी दोनों निगेटिव में, तो सबसे पहले तो ये हो गया। फिर इन दोनों में देखेंगे, जैसे मान लीजिए सबसे पहले का मतलब हुआ तो ये ए हो गया, उसके बाद बी है क्योंकि इससे ज़्यादा है, क्योंकि माइनस में है तो कम वाले को ज़्यादा मानते हैं, ज़्यादा होता है, तो ये बी हो गया। उसके बाद सी, मतलब ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, तो ये हो जाएगा ए सबसे अधिक, उसके बाद बी, उसके बाद सी, तो ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। ओके, तो देखिए इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसमें से एक क्वेश्चन कुछ वैल्यू चेंज करके जरूर पूछेगा, ठीक है, ऑप्शनल में, या फिर वैसे भी दे सकता है कि इसके बढ़ते अथवा घटते क्रम में लिखिए। तो इस प्रकार से आप लोग देख लेंगे तो ये क्वेश्चन जरूर आपको इसमें से मिल जाएगा। अब हम लोग चलते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल पर। ओके, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो कि दिया गया है यहाँ पे कॉपर सल्फेट, ठीक है, CuSO4 विलयन को 2 एम्पियर की धारा से 450 सेकंड तक विद्युत अपघटित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद दिया गया है कि कैथोड पर निक्षेपित कॉपर के द्रव्यमान की गणना की, मतलब यदि मान लीजिए हम लोग 2 एम्पियर की धारा 450 सेकंड तक देते हैं तो कैथोड पर हमें कितना कॉपर प्राप्त होगा। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले ये देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है और उसके बाद देखते हैं कैसे कैसे इसको सॉल्व करते हैं हम सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका हो जाएगा, सबसे पहले देखते हैं CuSO4 में Cu2+ फॉर्म में है, Cu2+, ठीक है, Cu2+ SO4 2- होता है। अब यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन दे कि ये Cu में कन्वर्ट हो जाए, तो 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन ये देते हैं, तो यहाँ से बन जाता है Cu। ठीक है, कॉपर मिल जाता है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया गया, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिया गया है 2 एम्पियर, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं धारा बराबर 2 एम्पियर, एम्पियर फॉर ए लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद टाइम टी, स्मॉल टी, यहाँ पर आई हो जाएगा, स्मॉल आई या कैपिटल आई कुछ भी लिख सकते हैं धारा के लिए। टी इक्वल हो जाएगा 450 सेकंड। ठीक है, और उसके बाद फैराडे कांस्टेंट होता है जो कि एफ इक्वल होता है 96,500 कूलाम। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि 2 एम्पियर की धारा 450 सेकंड तक देते हैं तो कितना कूलाम आवेश देते हैं, तो Q आवेश, टोटल आवेश Q इक्वल हो जाएगा IT। ठीक है, अब आई कितना दिया गया है 2 एम्पियर और गुणे 450 सेकंड, टी का मान 450 बराबर हो जा रहा है यहाँ पर 900 कूलाम, इतना आवेश दिया जा रहा है। ठीक है, तो यदि इतना आवेश दिया जा रहा है तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि Cu का द्रव्यमान दिया गया है 63। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं Cu का तुल्यांकी भार। अब Cu का तुल्यांकी भार जो होगा कॉपर का, Cu का
तुल्यांकी भार, जिसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं, होता है द्रव्यमान और बटे संयोजकता। तो द्रव्यमान कितना दिया गया 63, सी यू का द्रव्यमान कितना होता है 63 और बाई संयोजकता 2, क्योंकि 2 प्लस आता है इस पर, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 31.5। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, अब देखते हैं कि कैथोड पर निक्षेपित कॉपर की मात्रा, कॉपर की द्रव्यमान या मात्रा जो भी, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट कैथोड पर Cu, कैथोड पर निक्षेपित Cu का द्रव्यमान, ठीक है, बराबर फार्मूला हम लोग यूज करेंगे E मतलब तुल्यांकी भार इंटू गुणे क्या टोटल आवेश और नीचे फैराडे कांस्टेंट, इक्वल हो जाएगा E का मान कितना है 31.5 इंटू Q का मान कितना आया यहाँ से 900 कूलम, 900 और नीचे फैराडे कांस्टेंट कितना होता है यहाँ से 96,500। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करने से आ जाएगा 0.293 ग्राम। ठीक है, इतना कॉपर हमको मिलेगा कैथोड पर। ठीक है, कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान बराबर 200.293 ग्राम, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखना है कि निम्न के अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहला दिया गया है 1 मोल Al3+ को Al में, और दूसरा दिया गया 1 मोल MnO4- को Mn2+ में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं, क्वेश्चन को कह क्या रहा है, करना क्या है। तो देखिए मतलब है यदि एल्यूमिनियम 3+ में दिया गया है तो उससे हमें एल्यूमिनियम प्राप्त करना है, तो चाहे उसको अपचयन कहें चाहे कहें कि एल्यूमिनियम 3+ से हमें एल्यूमिनियम प्राप्त करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से यदि हम लोग फर्स्ट वाले को देखें, सबसे पहले इसको देखते हैं फर्स्ट वाले को, तो यहाँ से एल्यूमिनियम सबसे पहले देख लेते हैं। यदि मान लीजिए एल्यूमिनियम 3+ है तो इससे हमें प्राप्त करना है एल्यूमिनियम, तो क्या करेंगे 3+ है तो इसको न्यूट्रल उदासीन करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा +3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 3+ को 3 इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये उदासीन होकर एल में चला जाएगा, एल्यूमिनियम में चला जाएगा। ठीक है, एल्यूमिनियम प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ दिया गया 1 मोल, यदि 1 है तो 3 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 होगा तो 6 इलेक्ट्रॉन, 3 होगा तो 9 इलेक्ट्रॉन, इसी प्रकार से 1 मोल है तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि 3 मोल इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। यहाँ से 2 पर दुगना, 3 पर 3 गुना, इसी प्रकार से जब हम लोग 1 मोल इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन, यहाँ लिखेंगे 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, 1 पर इतना आवेश, तो 1 मोल पर कितना, 1 मोल गुणे इतना हो जाएगा, तो 1 मोल मतलब 6.023 × 10⁻23 इंटू 1 पर जितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब इसका जब हम लोग गुणा करेंगे तो आता है लगभग 96,500 कूलाम, जिसको हम लोग फैराडे कांस्टेंट कहते हैं। तो देखिए यदि 1 मोल इलेक्ट्रॉन लग रहा है तो इतना कूलाम आवेश होगा, तो यहाँ पर कितना लगेगा 3 मोल इलेक्ट्रॉन लगेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एल्यूमिनियम 1 मोल एल्यूमिनियम 3+ को Al में बदलने के लिए, Al में अपचयित करने के लिए आवश्यक आवेश की या आवेश की मात्रा बराबर हो जाएगा 3 × फैराडे कांस्टेंट, मतलब F लिखो या फिर 3F भी आंसर दे सकता है, कभी कभी 3F भी दे देता है, कितना F लगेगा, या फिर इसी का F का वैल्यू 96,500 कूलाम, 3 × 96,500 कूलाम। ठीक है, ये हो जाएगा कूलाम आंसर। अब इसका गुणा करना, जो भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेकंड वाला, तो जो सेकंड का दिया गया है यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड में दिया गया है कि MnO4- से Mn2+, तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं ऑक्सीकरण संख्या इसका कितना होगा, तो 4 दूनी 8 और 1 निकल जाएगा, तो इसका +7 यहाँ बन रहा है। अब +7 से +2 में ले जाना, इसका मतलब एक MnO4- को यदि हम 5 इलेक्ट्रॉन देंगे तो Mn2+ में जाएगा, तो 1 के लिए 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल है तो 5 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ से 7+ से 2+, मतलब Mn7+ को ले जाना है Mn2+
2+ में। तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन देंगे हम? 5 इलेक्ट्रॉन। यदि पूर्ण रूप से न्यूट्रल करना होता उदासीन तो 7 इलेक्ट्रॉन देते, लेकिन नहीं, 2+ अभी बचा हुआ है तो 5 इलेक्ट्रॉन देंगे और हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन देंगे तो 5 से 5 कैंसिल और 2 बच जाएगा। अब यहाँ पर एक Mn7+ को 2+ में ले जाने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल को ले जाने के लिए 5 मोल इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 मोल Mn7+ से Mn2+ में ले जाने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा, आप लोग पूरा लिखेंगे आवेश की मात्रा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 5 मोल। ठीक है, अब 5 मोल मतलब क्या हो गया? 5 फैराडे। 5 मोल आवेश हो गया ना। अब 5 मोल आवेश मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहाँ 5 मोल ना करके डायरेक्ट हम लोग कर देते हैं 5 फैराडे। ठीक है, अब आवश्यक आवेश 5 फैराडे या फिर 5 × 96,500 कूलाम। अब इससे आप लोग गुणा करेंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। विद्युत वाहक बल कह सकता है या ईएमएफ कह सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पर यदि 1 m और यहाँ पर भी 1 m दिया गया है। ठीक है, दोनों में 1 m दिया गया है, तो क्या करेंगे हम लोग, यदि 1 m दिया गया है तो दोनों को मतलब इसमें नेक्स्ट इक्वेशन लगाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं इसको। ठीक है, E0 सेल निकाल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे हम लोग, किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा। तो यदि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखेंगे, या वैसे भी नहीं भी याद है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तब भी यहाँ पर Cu2+ से Cu मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है। ठीक है, अपचयन विभव इतना और इसका ये भी अपचयन विभव इतना, दोनों का अपचयन विभव दिया गया है। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं जो कि बहुत आसान है, E0 सेल इक्वल होता है E ऑक्सीडेशन। ठीक है, E ऑक्सीडेशन और प्लस E रिडक्शन, दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन एक का जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है उसका ऑक्सीकरण विभव चाहिए हमको, जिसका अपचयन हो रहा है उसका अपचयन विभव चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे कि Cu और Ag में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विद्युत रासायनिक श्रेणी में Cu ऊपर है जबकि Ag नीचे है। तो इन दोनों में आपस में तुलना करेंगे तो इसका होगा ऑक्सीकरण, मतलब Cu का ऑक्सीकरण होगा, तो Cu का ऑक्सीकरण जब होगा तो Cu से होगा Cu2+ और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसका जो यहाँ अपचयन विभव दिया था, ऑक्सीकरण देख रहे हैं तो ऑक्सीकरण विभव इसमें चेंज करेंगे, मतलब ऑक्सीकरण विभव अपचयन विभव दिया है तो ऑक्सीकरण विभव करते वक्त यहाँ साइन चेंज कर देंगे। अब यहाँ आ जाएगा E0 इक्वल हो जाएगा माइनस, यहाँ लिख देते हैं नीचे, E0 इक्वल माइनस 0.34 वोल्ट। यहाँ माइनस क्यों किए हैं, क्योंकि यहाँ दिया था Cu2+ से Cu और हम लिखे हैं Cu से Cu2+, तो उल्टा किए हैं। यहाँ दिया था अपचयन, हम लिखे हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण विभव हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब इसका अपचयन हो रहा है और अपचयन विभव दिया है तो इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ लिखते हैं Ag+ से प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ले गए और हो जाएगा Ag में, और E0 दिया है कितना, प्लस में 0.80 वोल्ट। अब बस दोनों वैल्यू, यहाँ से ऑक्सीडेशन वैल्यू मिला, ये ऑक्सीकरण हो रहा है तो ऑक्सीकरण यहाँ लिख देते हैं ऑक्सीडेशन और यहाँ रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन, तो ऑक्सीकरण विभव कितना, डायरेक्ट ऑक्सीकरण विभव लिखते हैं, हो जाएगा माइनस 0.34 और प्लस यहाँ लिखेंगे 0.80 वोल्ट। ठीक है, ये भी वोल्ट ये भी वोल्ट। अब दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0.80 से माइनस ये प्लस है तो निकाल देंगे तो हो जाएगा 0.46 वोल्ट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस कुछ करना ही नहीं इसमें, नहीं तो फिर नेक्स्ट इक्वेशन लगाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, जबकि आंसर सेम आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 m मोलरता दोनों सेम है तो हम लोग डायरेक्ट इससे लगा सकते हैं। होता है ऑक्सीडेशन माइनस प्लस रिडक्शन, E0 सेल इक्वल E ऑक्सीडेशन और प्लस E रिडक्शन। यहाँ नॉट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत उससे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ लेता है, जिसको हम लोग देख लेते हैं कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दिया है अपक्रिया संभव है या नहीं, तो बताना है कि Fe को गर्म भाप के साथ गर्म करते हैं। गर्म भाप के साथ मतलब जल है, गर्म करके उसके साथ गर्म करते हैं तो अपक्रिया होगा या नहीं। Cu को HCl अम्ल में रखते हैं। तो पहला हम लोग ये देखें, ठीक है, यहाँ पर सोल्यूशन में या आंसर में
पहला देखते हैं तो क्या होता है Fe। देखिए Fe हो Mg हो, Fe से Mg तक क्या होता है कि चाहे गर्म जल हो या फिर जलवाष्प हो, उसके साथ यदि उच्च टेम्परेचर पर, उच्च ताप पर अपक्रिया करवा रहे हैं तो अपक्रिया हो जाता है। तो Fe को गर्म भाप के साथ गर्म करते हैं तो अपक्रिया होगा। और समीकरण क्या होगा, देखिए यहाँ पर ले रहे हैं Fe प्लस H2O। H2O कैसा है, जलवाष्प, ठीक है, H2O का जलवाष्प हम ले रहे हैं। अब जलवाष्प तो अपक्रिया होगा और यहाँ पर क्या बनेगा Fe3O4 फेरिक फेरस ऑक्साइड और प्लस यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, यहाँ पर 3 Fe है तो यहाँ पर 3 कर देते हैं। फिर यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ तो 4 कर नहीं सकते हैं, यहाँ पर करेंगे 4 और 4 करेंगे तो 4 दूनी 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। ठीक है, ये है हाइड्रोजन। ठीक है, और ये जलवाष्प लिया गया। उसके बाद दूसरा देखते हैं हम लोग, तो दूसरे में क्या है CuHCl के साथ अपक्रिया, मतलब अब HCl अम्ल में डालते हैं Cu को। तो देखिए क्योंकि HCl मतलब हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन से नीचे है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी तो उसमें हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन से कॉपर नीचे है, इसलिए HCl से कॉपर हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग Cu प्लस HCl और यहाँ पर कोई अपक्रिया नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन को विस्थापित करना है कॉपर के द्वारा, लेकिन हाइड्रोजन कॉपर से ऊपर और हाइड्रोजन से नीचे है कॉपर, मतलब या कॉपर नीचे का हो या फिर हाइड्रोजन ऊपर को, इसलिए अपक्रिया नहीं होगा, कोई अपक्रिया नहीं। ठीक है, बस ये दोनों पूछा गया था इसमें। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न का विद्युत वाहक बल या EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की गणना कीजिए। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन एक आना ही आना है और बहुत ही इजी है। ठीक है, देखने में टफ लगे लेकिन बहुत ही आसान है, देखना है, समझना है क्वेश्चन को कह क्या रहा है। देखिए जब भी यहाँ देगा कि CD से CD2 प्लस 1m, यहाँ ध्यान देना 1m और यहाँ 1m, यदि मोलरता 1 है, ठीक है ना, तो यदि मोलरता 1 है तो इसमें नेक्स्ट इक्वेशन लगाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम ये फार्मूला लगाएंगे E0 सेल या EMF इक्वल E0 ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है अब, और प्लस हो जाएगा E0 रिडक्शन, अपचयन। अब दिमाग में आता होगा कि कैसे पता चलेगा किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। तो देखिए यहाँ जो वैल्यू दिया है इसको देख के हम लोग तुरंत क्लियर कर सकते हैं कि किसका ऑक्सीकरण होगा और किसका अपचयन। इसको याद करने की आवश्यकता भी नहीं है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं याद है मुझे, CD ऊपर है कि Ag ऊपर है, ये सब नहीं याद करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ वैल्यू दिया गया है। तो क्या होगा यहाँ पर CD2 प्लस से CD इक्वल माइनस इतना। अब देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिसका वैल्यू माइनस में अधिक होता था, जैसे लिथियम ले लें ऊपर, तो उसका ऑक्सीकरण आसानी से होता था, और जिसका प्लस में अधिक होता था उसका अपचयन। तो इन दोनों में कन्फर्म है कि इसका होगा अपचयन और इसका होगा ऑक्सीकरण। ठीक है, क्योंकि वैल्यू निगेटिव है और ये वैल्यू पॉजिटिव है। अब इसका ऑक्सीकरण होगा, इसका अपचयन, और यहाँ लेकिन दिया क्या है, इसका भी अपचयन इसका भी अपचयन, तो इसको तो हम ऐसे रहने देते हैं क्योंकि अपचयन में चाहिए, अपचयन ही हो रहा है। ठीक है, अब इसमें अपचयन दिया तो ऑक्सीकरण में चेंज करते हैं। कैसे चेंज करेंगे, तो सिर्फ CD2 प्लस से CD दिया है, इसको हम कर लेंगे CD से CD2 प्लस, और यहाँ साइन चेंज कर देंगे, माइनस है तो प्लस। तो यहाँ लिखते हैं ये अपचयन विभव ऑलरेडी दिया है, इसमें नहीं चेंज करना है, और इसमें हमें ऑक्सीकरण चाहिए, अपचयन विभव। कैसे पता चला अपचयन विभव दिया है, क्योंकि CD2 प्लस से CD मतलब 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्लस था, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके CD में जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन लेना अपचयन, तो अपचयन विभव दिया है, ऑक्सीकरण विभव पता करते हैं। तो इसका हो जाएगा CD से CD2 प्लस। अब ये हो गया ऑक्सीकरण, क्योंकि CD था 2 इलेक्ट्रॉन दिया, अब दिया तो ऑक्सीकरण हुआ। अब यहाँ E0 वैल्यू जो माइनस में था वो चेंज हो जाएगा, प्लस 0.40 वोल्ट। बस इसी फार्मूले पे डायरेक्ट रखो और आंसर लो। तो EMF इक्वल E ऑक्सीडेशन, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका, तो ऑक्सीकरण वैल्यू कितना 0.04 वोल्ट, और प्लस E रिडक्शन, रिडक्शन में वैल्यू, रिडक्शन इसका हो भी रहा है और रिडक्शन इसका चाहिए भी, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी ये नीचे है और ऐसे भी, तो माइनस प्लस में दिया है 0.80 वोल्ट, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1.20, क्योंकि 8 4 12 20 वोल्ट। बस ये हमारा आंसर हो गया, कुछ करना ही नहीं है, सिंपल है, लेकिन जब क्वेश्चन समझ में आएगा तभी कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, 1m दिया है तो डायरेक्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ठीक है, कभी भी हमको क्या चाहिए, ऑक्सीकरण चाहिए, और अपचयन दिया है तो उसके वैल्यू को माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस कर देंगे, चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीकरण से अपचयन और अपचयन से ऑक्सीकरण। ओके, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Mg सॉलिड, S मतलब सॉलिड, Mg ठोस से Mg2 प्लस 0.1m और Cu2 प्लस से 1 × 10⁻⁻1m, और इसके बाद फिर यहाँ दिया है कि Cu सॉलिड के लिए
सेल के ईएमएफ की गणना कीजिए। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, चाहे ईएमएफ दे, चाहे विद्युत वाहक बल दे, चाहे ई सेल दे, सब बात एक ही है। तो यहाँ पर दिया है ई नॉट सेल Cu2 प्लस Cu इतना और फिर Mg2 प्लस Mg इतना हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को देख लेना है अर्ध समीकरण। अब देखिए एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि 0.1 0.1 ये भी 10⁻⁻1 का मतलब 0.1 ही होगा ना, ठीक है। तो 0.1 m 0.1 m या 10⁻⁻1 m ये दिया है, मतलब 1 m नहीं है। यदि 1 m नहीं है तो यहाँ पर हम लोग नस्ट इक्वेशन का यूज करेंगे, ठीक है। यदि 1 m होता तो डायरेक्ट निकाल देते। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्या क्या दिया गया है। तो इसका अर्ध समीकरण लिखते हैं। तो Cu2 प्लस, अब पहले देखते हैं इन दोनों में किसका ऑक्सीकरण होगा और किसका अपचयन। तो यहाँ पर दिया गया -2.37 और यहाँ 0.334 और दोनों अपचयन विभव दिया है। तो दोनों का मानक अपचयन विभव दिया है, तो जिसका मानक अपचयन विभव ज़्यादा होता है उसका अपचयन होता है। तो इसमें ज़्यादा यही है ना, क्योंकि ये माइनस में है तो कम, तो जिसका कम है उसका ऑक्सीकरण, तो इसका होगा ऑक्सीकरण, ठीक है। और इसका होगा अपचयन, अपचयन किसका, Cu का अपचयन और Mg का ऑक्सीकरण। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें सेल के अर्धअपक्रिया समीकरण लिखते हैं, ठीक है। सेल का अर्धअपक्रिया समीकरण, सेल का अर्ध अपक्रिया समीकरण, ठीक है। तो क्या करते हैं, यहाँ से ये कंफर्म हो गया कि इसका ऑक्सीकरण होगा, तो ऑक्सीकरण मतलब क्या हुआ, Mg में जाएगा, Mg सॉलिड से इलेक्ट्रॉन देगा और जाएगा Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण। उसके बाद यहाँ Cu2 प्लस, अब ये Cu2 प्लस ऑलरेडी था, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या होगा, Cu में जाएगा, Cu सॉलिड, यहाँ एक्वस यहाँ सॉलिड, ठीक है। और यहाँ क्या हो रहा है, अपचयन, ठीक है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद दोनों को यदि हम जोड़ दें तो क्या होगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इधर 2 इलेक्ट्रॉन इधर कैंसिल, यहाँ हो जाएगा Mg सॉलिड, उसके बाद प्लस Cu2 प्लस एक्वस और इधर इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड में है। यहाँ क्या हो जाएगा, Mg2 प्लस एक्वस और प्लस Cu सॉलिड। मतलब क्या हुआ, ये हो गया पूर्ण अपक्रिया, मतलब पूर्ण सेल का अपक्रिया। ये था अर्ध अपक्रिया, ये था अर्ध अपक्रिया, अर्ध अपक्रिया ऑक्सीकरण अपचयन और ये पूर्ण अपक्रिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग देख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं नस्ट इक्वेशन जिसका हमें यूज करना है। तो नस्ट इक्वेशन में यदि हम लोग देखते हैं तो यहाँ से ई सेल इक्वल होगा ई नॉट सेल माइनस 2.303 बाई RT, यहाँ RT भी होगा बाई NF और log 10 बेस। अब देखिए यहाँ पर Mg, क्योंकि इधर Mg है तो Mg2 प्लस का सांद्रता और नीचे Cu2 प्लस का सांद्रता, जो दिया गया यहाँ पर, ये सांद्रता यहाँ दिया गया, सांद्रता यहाँ दिया गया, ठीक है। इस समीकरण का यूज हम लोग करेंगे। या फिर मान लीजिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर नॉर्मल टेम्परेचर पर होता है, तो RT, R का वैल्यू T का वैल्यू रख के और F का फिक्स है कांस्टेंट रख के हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आ जाता है ई नॉट सेल माइनस 0.591 बाई N और यहाँ log Mg नहीं रखते हैं, डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ से देखिए 0.1 m, ठीक है। तो 0.1 m है, तो दोनों पे 0.1 और नीचे भी 0.1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं और हाँ n का वैल्यू भी इसी वक्त रख देते हैं, क्या दिक्कत है। तो n का वैल्यू कितना है, 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो अब आगे हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग यहाँ से, क्योंकि हमें ई सेल निकालना है तो ई नॉट सेल भी पता करना है। तो ई नॉट सेल यहाँ डायरेक्ट हम लोग पता कर सकते हैं, इसको यहाँ से मिटा देते हैं। ई नॉट सेल पता करने के लिए यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीकरण और अपचयन देखते हैं। तो मान लीजिए जिसका ऑक्सीकरण हुआ है और इसमें दिया क्या था, इसका अपचयन विभव दिया था, तो ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ऑक्सीकरण होगा तो इसको चेंज कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा ई नॉट इक्वल यहाँ प्लस 2.37 वोल्ट, ठीक है। और इसका अपचयन हो रहा है और अपचयन विभव दिया भी है, तो इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो ई नॉट इक्वल 0.34 वोल्ट। अब देखिए फार्मूला क्या होता है, यदि हमें EMF निकालना है, EMF, ठीक है। इन दोनों से पहले, उसके बाद यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे ई नॉट सेल का, या फिर ई नॉट सेल कहते हैं यहाँ पर,
क्योंकि ई सेल निकालना है तो ई नॉट सेल की आवश्यकता होगी, तो ई नॉट सेल इक्वल हो जाएगा डायरेक्ट वही क्या, ई नॉट ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण और प्लस ई नॉट रिडक्शन मतलब अपचयन। अब यहाँ पे ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, Mg का, तो कितना वैल्यू दिया गया है, प्लस में 2.37 और फिर प्लस इसका कितना दिया गया है, वो भी प्लस में है 0.34। अब दोनों को जोड़ लेंगे तो आएगा 2.37 और 34 आ जाएगा, 7 और 4 11 1 और 7 और यहाँ 2.71 वोल्ट, ये आ गया ई नॉट सेल। अब यहाँ पर वैल्यू उसका रख देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे जब तो हो जाएगा ई नॉट सेल का वैल्यू कितना 2.71 माइनस, अब देखिए यहाँ 0.1 है, दोनों कैंसिल होगा तो 1 आ जाएगा और log 10 बेस 1 का वैल्यू 0, तो ये भी टोटल 0 हो जाएगा, तो जो आएगा यहाँ पर उसके बाद 0, क्योंकि इसमें हम लोग टोटल देखेंगे तो कुछ वैल्यू नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर 1 ही आएगा 0.1 अपॉन 0.1, ठीक है, तो यहाँ से हमारा यही आंसर हो जाएगा 2.71 वोल्ट ई सेल। तो ठीक है फ्रेंड्स, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ई नॉट सेल ई सेल इक्वल 2.71 वोल्ट, ठीक है, बस इतना ही। तो जो भी क्वेश्चन आएगा तो इसी लगभग जो भी फार्मूला बताया गया इन्हीं सबसे रिलेटेड आएगा, कुछ इसमें वैल्यू चेंज कर सकता है, जैसे मान लीजिए यहाँ CU दिया है, AG दे सकता है, MG दिया है, CD दे सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ZN दे सकता है, तो वैल्यू चेंज करेगा। लेकिन यदि हम लोग ध्यानपूर्वक अच्छे से देख रहे हैं कि इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है और हमें करना क्या है, तो कोई भी न्यूमेरिकल गलत होने वाला नहीं है, ठीक है, और इसका एग्जैक्ट नंबर भी अच्छे से मिलता है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से पसंद आया होगा और आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।